स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या बात करने हैं जा रहे हैं वो देखिए। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं तो ये अपने अराउंड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। तो हमने वेरियस शेप्स ऑफ कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो सकते थे वो सब हमने देखे। हमने बायो-सावर्ट्स लॉ से और एम्पियर्स लॉ की मदद से हमने अलग अलग शेप्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना था वो काम कर लिया है। अब दूसरा पार्ट शुरू होता है। क्योंकि एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो दूसरे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में अगर इसको रखा जाएगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा, इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर हम लोग सपोज कि एक मैग्नेट रख दें और इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो क्या होगा? इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। क्यों? ये भी एक मैग्नेट, ये भी एक मैग्नेट, दोनों आपस में फोर्स लगाएंगे। तो अब जो हम लोग जो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो उसमें हम लोग बारी बारी से ये दोनों की चर्चा करेंगे। हम लोग एक शुरुआत में चार्ज को रखेंगे, मूविंग चार्ज को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में और उस पर कितना फोर्स लगता है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग करंट कैरिंग वायर को भी रखेंगे और उस पर कितना फोर्स लगता है वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है वो उससे शुरुआत करते हैं। फोर्स जो लगता है F on a moving charge in magnetic field, suppose we have a magnetic field like this। इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हम लोग एक चार्ज को भेज दें। अब ये क्रॉस जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लेते हैं कि ये चार्ज Q है, इसको फेंका गया है v वेलोसिटी से और इसको भेजा गया है इन मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक, तो अब इस पे कितना फोर्स लगता है? वो जो फोर्स लगता है वो फोर्स Q V क्रॉस B के इक्वल होता है। ये जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? Q V क्रॉस B। यानी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा Q V B साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा। ये एक्सपेरिमेंटली एक्सप्रेशन को लिखते हैं, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। तो क्यू वी बी साइन थीटा मतलब फोर्स जो है चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है और यहां पे जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन velocity vector and magnetic field vector। theta is angle between velocity vector and magnetic field vector। तो ये जो velocity vector और magnetic field vector के बीच में एंगल है उसको थीटा लिख रहे हैं। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, अब ये फोर्स के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग को जाननी है। क्या प्रॉपर्टीज है? पहला चीज तो मैग्नीट्यूड हमने देख लिया, तो दूसरा हम लोग को क्या देखना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो लेट्स सी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कैसे निकालते हैं उसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो वी आर नाउ गोइंग टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो ये डायरेक्शन हम लोग यहां से निकालते हैं। वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन। ठीक, इसको एज एन एग्जाम्पल हम शो करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने आना चाहिए। ठीक है, कैसे डायरेक्शन निकालते क्रॉस प्रोडक्ट का? तो सपोज हम लोग को निकालना हो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी। इसका अगर डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम लोग को मालूम है, मान लीजिए ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और बी वेक्टर इधर है। ठीक, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन को निकालने के लिए अपने राइट हैंड को हम लोग वेक्टर ए की तरफ रखते हैं। सबसे पहले इन दोनों को टेल टू टेल प्लेस कर लिए और ए वेक्टर को हम लोग किधर रख लेते हैं? ए वेक्टर की तरफ अपना राइट हैंड रख लेते हैं और अपने राइट हैंड को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ए की तरफ हाथ रखे, बी की तरफ कर्ल किए, तो जो थंब देगा, एक्सटेंडेड थंब होगा, वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा।
एक्सटेंडेड थंब किसका डायरेक्शन बताएगा, ए क्रॉस बी का। उसी तरह से यहां भी फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए सबसे पहले वी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालते हैं। किसका डायरेक्शन निकालते हैं, वी क्रॉस बी। अब वी क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो वी वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे और बी वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे। जैसे इस फिगर में देखिए, वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इधर है, तो उस तरफ अपना राइट हैंड रख लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ कर्ल कर देंगे। तो एक बार जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे तो ये जो एक्सटेंडेड थंब होगा वो हम लोग को वी क्रॉस बी का डायरेक्शन बता देगा। मतलब वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो इधर आएगा, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन। ठीक है, कैसे, वी वेक्टर की तरफ हाथ रखे, बी की तरफ कर्ल किए, बी की तरफ कर्ल किए, थंब जो है वो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, अब यहां तक केवल हमने वी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाला है। इसके बाद अब हम लोग ये भी देखेंगे कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन, जैसा कि इसमें दिख रहा है चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन वी क्रॉस बी के ऑपोजिट में होगा। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए स्टेटमेंट लिख लीजिए। वी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, वी कीप द fingers of right hand in the direction of velocity vector and curl in the direction of curl and curl in the direction of B vector. We keep the fingers of our right hand in the direction of velocity vector and curl in the direction of magnetic field vector. Extended thumb gives direction of V cross B. Okay, once we have found direction of V cross B, now if charge is positive, force is along V cross B, but if charge is negative, force is opposite to V cross B. So if charge is positive, force is along V cross B, and if charge is negative, force is opposite to V cross B. इतना स्टेटमेंट आप लोग लिख लें, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने में काम आता है। अब यहां पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, वी क्रॉस बी का यही डायरेक्शन निकाले, यही डायरेक्शन फोर्स का भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अभी तक हमने क्या देखा, हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड को देखा और हमने फोर्स के डायरेक्शन को देखा। ठीक, अब फोर्स जो है वो क्योंकि वी क्रॉस बी के अलोंग है, इसका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आने वाला है। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, तो आप लोगों को कॉपी करना हो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, या वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप कि आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए, तो अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अब फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा और डिस्कशन देखते हैं। फोर्स कब जीरो होगा, पहले वो देख लें, फोर्स कब जीरो होगा। तो फोर्स जीरो होने के लिए Q, V, B और साइन थीटा, इसके प्रोडक्ट को जीरो होना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो होना है तो Q, V, B, साइन थीटा, इसमें से कोई भी एक टर्म जीरो हो गया, या तो Q जीरो हो जाए
या v जीरो हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए या साइन थीटा जीरो हो जाए, इनमें से कुछ भी हो तो फोर्स जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज मे बी जीरो बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर, यानी चार्ज ही नहीं हो। अब वो चार्ज कब नहीं होगा, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को अगर वेलोसिटी दे दे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर फोर्स जीरो होगा, क्यों, उस पर चार्ज नहीं है। दूसरा, वेलोसिटी जीरो हो, मतलब अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं हो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए तो भी फोर्स जीरो होगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे तो चार्ज ही नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं था। अब ये दोनों नहीं हो तब तो ये मजाक है ना, मूविंग चार्ज कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, अब इन्हीं दोनों को जीरो कर दिए तो वो तो मतलब बहुत ही मजाक का चीज हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की बात करें तो ये दोनों एक स्पेशल कंडीशन देते हैं, मतलब इसमें आपके पास चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अगर चार्ज रेस्ट में हो तो फोर्स जीरो हो जाएगा। दूसरा, अगर साइन थीटा जीरो हो तब भी फोर्स जीरो होगा। साइन थीटा जीरो हो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा जीरो हो तो थीटा दो हो सकता है, या तो 0 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है, समझ रहे हैं, थीटा 0 हो सकता है या 180 हो सकता है, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो, या फिर वेलोसिटी जो है वो एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो, एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो। इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। अगर हमने मान लो कि बॉडी को फेंक दिया या चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया इन सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड, तो वो चार्ज को फेंका है, कुछ वेलोसिटी भी दिया है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन फिर भी उस पर जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल है तो साइन थीटा जीरो होगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो और हमने इधर फेंक दिया तब भी फोर्स जीरो होगा। तो ये हमने कंडीशंस देखे कि फोर्स जीरो कब कब होगा मूविंग चार्ज पे। ठीक है, मूविंग चार्ज नहीं हो, रेस्ट में ही हो। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्रैरी है टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स आपको याद होगा, फोर्स F इक्वल्स टू QE होता है, उसमें चार्ज रेस्ट में भी होता है तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, लेकिन ये चार्ज तभी, ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स तभी लगता है जब चार्ज मोशन में हो, और ये मोशन में होना जरूरी है, चार्ज होना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है। लेकिन ये तीनों हो तब भी अगर चार्ज वेलोसिटी इस तरह से है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल है तो उस पर फोर्स जीरो होगा। तो इतना हमने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आगे भी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। सेकेंड वी कम टू मैक्सिमम फोर्स। सेकेंड, मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम कब होगा। तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए QVB साइन थीटा इक्वल्स टू मैक्सिमम होना है। अब आप सोचिए, खुद सोचिए, चार्ज को बढ़ाएंगे तो बढ़ाते जाएंगे तो उसका कोई लिमिट ही नहीं होगा। वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे उसका कोई लिमिट ही नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे उसका तो कोई लिमिट ही नहीं होगा। तो जब हम लोग मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर अ गिवन चार्ज विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों चीज गिवन है। क्या वेरी कर सकते हैं, एंगल वेरी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली फोर्स को मैक्सिमम बना सकते हैं। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम होना है विथ फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड स्पीड, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो एकमात्र चीज जो मैक्सिमम हो सकता है वो है साइन थीटा। यानी कि हम लोग वही चार्ज लेंगे, उतना ही स्पीड से फेंकेंगे, उसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे, लेकिन अलग अलग एंगल पे फेंकेंगे तो अलग अलग फोर्स लगेगा। जैसे पैरेलल फेंक दिए तो जीरो फोर्स लग गया, एंटी पैरेलल फेंक दिए तो भी जीरो फोर्स लग गया, बीच में किसी एंगल पे फेंकेंगे तो कुछ फोर्स लगेगा। वो फोर्स मैक्सिमम तब हो जाएगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री।
और उस समय साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स जो आता है वो कितना आ जाता है, QVB, क्योंकि साइन 90 हो गया तो दिस बिकम्स मैक्सिमम फोर्स। ये क्या बन जाता है, मैक्सिमम फोर्स। ये कब होता है, जब हम लोग का जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब हम लोगों का मतलब चार्ज का वेलोसिटी, जो चार्ज का वेलोसिटी होगा वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उस समय उस चार्ज पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो होगा QVB के इक्वल। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी के बेसिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन जो होता है वो इसी के बेसिस पे करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग उसी को देखेंगे, तब तक आप लोग इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो अब इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सपोज यहाँ पे F मैक्स हमने कहा है, तो F इक्वल्स टू QVB ऐसा लिख लें, और B को क्या लिख पाएंगे, फोर्स बाई Q इंटू V। यस, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, ये ऑब्वियसली फोर्स है मैक्सिमम फोर्स, यानी तब फोर्स है जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तब लिख रहे हैं। ठीक, अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना हो तो B को क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट B इज इक्वल्स टू फोर्स, यस, व्हेन Q इज 1 कूलम एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको अगर 1 कर दें और इसको भी 1 कर दें तो न्यूमेरिकली मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो यहां से क्या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज force acting on unit charge मतलब 1 कूलम चार्ज, on unit charge moving परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां पे कंडीशन ऑलरेडी लिखे हैं तब उसी के बेसिस पे इक्वेशन लिखे हैं। तो मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड with speed 1 मीटर पर सेकेंड। ये 3 कंडीशंस जब हमने लगाए हैं, यूनिट चार्ज है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, तब जाके फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आया है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके अलावा हम लोग यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट को डिफाइन करेंगे, लेट्स सी। तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे सबको यूनिट के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, सबको किसके टर्म्स में लिखते हैं, यूनिट के टर्म्स में। देखिए कैसे, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जानते हैं टेस्ला, यस और नो। तो अगर सबको यूनिट के टर्म्स में लिख दें तो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। यस, यहां लिख सकते हैं। तो अब 1 टेस्ला को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इन विच 1 coulomb of charge moving with 1 meter per second perpendicular to the magnetic field experiences 1 Newton force. So we will write here 1 Tesla is that magnetic field in which 1 coulomb of charge moving with 1 meter per second velocity perpendicular to
We are writing always perpendicular because all of these equations which we are using are exclusively when velocity is perpendicular to magnetic field. So 1 Tesla is that magnetic field in which 1 coulomb of charge moving with 1 meter per second velocity perpendicular to magnetic field experiences 1 Newton force. Yes, so this is the definition of 1 Tesla. मैक्सिमम फोर्स हमने पढ़ा, उसका एक्सप्रेशन F इक्वल्स टू QVB था. वहाँ से हमने दो चीज़ें डिफाइन करी. एक तो डिफाइन करा कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, और दूसरा डिफाइन करा मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट को. यस, तो यहाँ पे हम लोग का ये डेफिनेशन वाला पार्ट ख़त्म होता है. अब हम लोग आगे नेक्स्ट एक और चीज़ को देखने जा रहे हैं, वो है पाथ ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. एक बार कॉपी कर लीजिए. आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं. चलिए, तो पाथ से पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी ज़रा सा देख लेते हैं, उसको भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद पाथ को देखेंगे. चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो QV क्रॉस B है. ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो आपको मालूम होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो अपने दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस, दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है. जैसे अगर C वेक्टर हो वो A क्रॉस B हो, तो C जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा A वेक्टर पे भी, और C जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा B वेक्टर पे भी. ठीक है, ये दोनों पे ही परपेंडिकुलर होगा. C जो होगा वो A के भी परपेंडिकुलर होगा और C B के भी परपेंडिकुलर होगा. ठीक, उसी तरह से क्योंकि फोर्स का भी डायरेक्शन कहीं ना कहीं V क्रॉस B के डायरेक्शन में ही है, तो इसीलिए वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा. अब कुछ लोगों के मन में ये आ सकता है कि सर जब चार्ज नेगेटिव होता है तो V क्रॉस B के ऑपोजिट भी तो होता है, तो क्या तब भी वो V और B के परपेंडिकुलर होगा? तो आंसर है हाँ. क्यों? मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लेन है, यही प्लेन है जिसमें V और B लाई कर रहा है, तो हमेशा V क्रॉस B जो होगा, V क्रॉस B जो होगा वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर आएगा. V और B दोनों के परपेंडिकुलर आएगा. तो V और B दोनों के परपेंडिकुलर आएगा. कौन आएगा? सपोज ये V और B है और उसके परपेंडिकुलर में V क्रॉस B है, वो इनटू द प्लेन भी हो सकता है. एक काम करते हैं, V इधर ले लेते हैं ताकि बाहर आ सके, है ना. V क्रॉस B बाहर आ गया. ठीक, और उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन किधर होगा? इनटू द प्लेन होगा कि नहीं? अब सोचिए कि V क्रॉस B V के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है. और इस प्लेन के अगर परपेंडिकुलर है तो वो इधर भी हो सकता है और इनटू द प्लेन हो सकता है. यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही डिस्कशन से हमको पता चलता है कि चार्ज भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फोर्स जो होगा वो हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर आएगा. तो अगर दोनों के परपेंडिकुलर है तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि फोर्स जो है इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है. अच्छा, अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनके बारे में एक स्पेशल चीज होती है. क्या होता है? तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाता है. ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो हो जाएगा. ठीक है, ये F परपेंडिकुलर टू B है तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा. तो हालांकि इसका कोई बहुत फिजिकल मीनिंग नहीं है इस एक्सप्रेशन का, बट इसका बहुत मीनिंग भी है. ठीक है, लेकिन फिर भी इन दोनों इक्वेशंस का यूज न्यूमेरिकल में हो सकता है. ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल में हो सकता है? मान लीजिए आपको दे दिया कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है F इक्वल्स टू XI कैप प्लस 2J कैप,
और b दिया हुआ है 4i कैप माइनस 9j कैप, कुछ भी इस तरह से दिया हुआ है, और बोले कि x निकालो कितना होगा। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। तो अगर इस तरह का कुछ पूछता है तो आपको एकमात्र तरीका आपके पास यही बचता है कि आप एफ डॉट बी को क्या कर लें, ज़ीरो कर लें। और एफ डॉट बी को ज़ीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप ये जब डॉट प्रोडक्ट करिएगा तो 4x आएगा, और इन दोनों का करिएगा तो -18 आएगा इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू आ गया आपका 9/2। तो मतलब ये यहाँ पे रखा जा सकता है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, उसमें उसका यूज़ होगा। लेकिन एफ डॉट वी ज़ीरो कह रहे हैं तो उसका और फर्दर बहुत अच्छे अच्छे इम्प्लीकेशंस हैं। क्या इम्प्लीकेशन है उसको समझिए। तो एफ डॉट वी अगर ज़ीरो है, वेलोसिटी को क्या dr/dt लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं एफ डॉट dr/dt इज इक्वल्स टू 0। यस। अच्छा, एफ डॉट dr क्या है, एफ डॉट dr है वर्क डन, ठीक। तो इसका मतलब है कि dw 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा, dw 0 हो जाएगा। और dw 0 हो गया, इसका मतलब है टोटल वर्क डन 0 होगा। किसका टोटल वर्क डन 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का टोटल वर्क डन 0 है। और वो ऐसा इसलिए 0 नहीं है कि पूरा डिस्प्लेसमेंट में 0 हो रहा है इसलिए टोटल वर्क डन 0 हो गया, नहीं। वर्क डन 0 इसीलिए हुआ है क्योंकि हर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन 0 है, dw 0 हो गया। मान लीजिए एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो अगर कोई वेक्टर उस पे हमेशा परपेंडिकुलर हो, उसके वेलोसिटी से क्या हो, हमेशा परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा, हर बार उस dr से परपेंडिकुलर होगा। फोर्स जो होगा वो हर dr से परपेंडिकुलर होगा। तो हर छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन 0 आ जाएगा। तो पूरे पाथ के लिए भी निकालिएगा तब भी वर्क डन 0 आ जाएगा। यस और नो। तो टोटल वर्क डन कभी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डिस्प्लेसमेंट के लिए मूविंग चार्ज पे कोई वर्क डन नहीं करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स नेवर वर्क्स, मैग्नेटिक फोर्स does zero work on any charge for any displacement, on any moving charge for any displacement। यहां पे ये काम खत्म हो गया। मतलब टोटल वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। हमेशा टोटल वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। अगर केवल हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो यहां पे एक और कंडीशन ले सकते हैं कि इफ ओनली मैग्नेटिक फोर्स इज वर्किंग, इफ ओनली मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग, ऐसा सिचुएशन हो सकता है ना जिसमें चार्ज पे केवल मैग्नेटिक फोर्स ही वर्क करे और कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या नेट वर्क डन 0 हो जाएगा, नेट वर्क डन 0 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि और कोई फोर्स है ही नहीं, केवल मैग्नेटिक फोर्स है और उसका भी वर्क डन 0 है। सो टोटल वर्क डन 0 हो गया। और टोटल वर्क डन 0 हो गया, इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। ये कहां से आ रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम से आ रहा है। तो अगर नेट वर्क डन 0 हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, वो होता है कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा। स्पीड कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, यहां लिखिएगा स्पीड कांस्टेंट, नॉट वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो उसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज हो सकता है, क्यों? फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा, पर स्पीड चेंज नहीं करेगा। मतलब वेलोसिटी विल चेंज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। वेलोसिटी विल चेंज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, बट वेलोसिटी मस्ट चेंज। ठीक है, वेलोसिटी विल चेंज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन।
ठीक है। अगर फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी चेंज पक्का होगा। हाँ, स्पीड नहीं चेंज होगा, ये भी पक्का है, ठीक है। अगर फोर्स लगे ही नहीं तो बात ही खत्म है। लेकिन अगर फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी चेंज पक्का होगा, लेकिन उसका स्पीड चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, केवल उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये जो चीजें हैं ये क्लियर होंगी अगले क्लास में, ठीक है। हम लोग उसमें पढ़ेंगे पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आज के चैप्टर में, आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर हम लोग उसमें पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे।